Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the modes of recognition, and as I had told you earlier, that the topic of the recognition may broadly be divided into three or four categories: state recognition, government recognition, recognition of validancy, and recognition of insurgency. तो उसमें जो स्टेट रिकग्निशन था उसके ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ आपको बता दिए थे, डिस्कस कर लिए थे। और उसमें से जो लास्ट का एक पॉइंट था मोड्स ऑफ रिकग्निशन वो रहता है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे एंड अलोंग विद दैट वी विल डिस्कस द रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। और रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट जो कि वो ज्यादा उसकी लेंथ नहीं है उस टॉपिक की, तो उसको भी हम आज के टॉपिक में ही हम कंक्लूड उसको भी इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। तो मोड्स ऑफ रिकग्निशन की तरफ आते हैं। स्टेट की रिकग्निशन के जो मोड्स हैं दे मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: डिफेक्टिव रिकग्निशन एंड डी ज्योर रिकग्निशन। स्टूडेंट्स, होता ये है कि सम टाइम एक स्टेट जो है वो दुनिया के नक्शे पर आ तो गई, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है दे आर ऑफ द व्यू और दे आर डाउटफुल वेदर इट विल सर्वाइव इन द वर्ल्ड कम्युनिटी और नॉट। उनको उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हक में थोड़ा सा शुबा होता है, उनको ये शुबा होता है कि वेदर दिस विल बी capable of performing or fulfilling its obligations under international law or not। और क्या ये इसका इतनी इसकी होगी इसका कंट्रोल ओवर द पीपल एंड द टेरिटरी, और ये ज्यादा अरसे तक ये रह भी सकेगी या नहीं रह सकेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो हमेशा हेजिटेट करती हैं ऐसी नई स्टेट को रिकग्नाइज करने पर। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर वो उसको बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इट बिकम्स क्वाइट हार्डर फॉर देम टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद देम। अच्छे रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं, जब आपने उसको रिकग्निशन ही नहीं दी तो आपके उसके साथ बहुत से मामलात में जहां आपको उसका ताउन चाहिए या जहां आप उसके साथ अच्छी या फ्रेंडली या कर्टियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। तो इस सिचुएशन का हल स्टेट्स ने ये निकाला है कि इंस्टेड ऑफ टोटली डिनाइंग इट्स रिकग्निशन, वो उसको किसी हद तक जो है वो उसको एक प्रोविजनल रिकग्निशन जो है वो दे देती हैं, यानी आर्जी बुनियादों पर रिकग्नाइज कर लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब स्टेट्स की नई न्यूली स्टैब्लिश्ड स्टेट के बारे में डाउटफुल हो कि क्या ये सरवाइव कर सकती है या नहीं, वेदर इट हैज एक्वायर्ड सफिशिएंट स्टेबिलिटी और नॉट, तो वो उसको बजाय इसके कि उसको बिल्कुल रिकग्नाइज ना करें, उसको थोड़े टाइम के लिए उसको प्रोविजनली या टेम्परेली उसको जो है रिकग्नाइज कर देती हैं। और फिर वेट एंड सी वाली पॉलिसी पर अमल किया जाता है। देखा जाता है कि क्या है इस वक्त के साथ साथ ये अपने आप को मजबूत बना लेती है या नहीं, और क्या वक्त के साथ साथ ये जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इनको हल करने के लिए विलिंग नजर आती है या नहीं, इंटरनेशनल लॉ के तहत अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती है या नहीं। और अगर ये वक्त के साथ साथ पता चलता है कि ऑल दिस एट्रीब्यूट्स हैव बीन एक्वायर्ड और ऑल दिस फॉर्मेलिटीज हैव बीन फुलफिल्ड बाय द न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट, तो फिर उसकी वही जो रिकग्निशन है जो उसको प्रोविजनल बेसिस पर उसको जो दी गई थी, वही रिकग्निशन फिर उसको परमानेंट बेसिस पर उसमें उसको दे दिया जाता है। यानी दिस डिफेक्टिव रिकग्निशन इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट और डी ज्योर रिकग्निशन। जैसे कि सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट जो थी उसको 1936 में उसको यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने उसको डिफेक्टो रिकग्निशन दी, और फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा कि उसने सफिशिएंट स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली है तो उसको 1938 में डीजो रिकग्निशन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से 19 जो इटली था, इटली ने अटैक किया एबिसिनिया पर और वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। और यूके ने उसको 19 इट वाज 1924 जब यूके ने उसको डिफेक्टो रिकग्निशन दी। और जब वक्त के साथ साथ ये लगा उसको कि अब ये जो एबिसिनिया के ऊपर इटालियन कंट्रोल है वो बड़ा स्टेबल हो चुका है, तो 2 साल के बाद that recognition was converted into de jure recognition। तो अगर आप एक न्यूली स्टैब्लिश्ड स्टेट के साथ किसी हद तक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं और साथ ही उसके बारे में मशकूक भी हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकती है या नहीं कर सकती, वर्ल्ड कम्युनिटी में सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, तो बजाय इसके कि आप उसको टोटली उसको इग्नोर करें, आप उसको डिफेक्टो रिकग्निशन दे सकते हैं। और ये भी याद रखें
कि अगर आप उसको डिफेक्टो रिकग्नाइज्ड स्टेट के साथ आप उसके साथ जो है वो एक लिमिटेड हद तक जो है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको उनके इनवॉइस को रिसीव कर सकते हैं, अपने इनवॉइस उनकी तरफ भेज भी सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर आता है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफेक्टो डीजोर रिकग्नाइज्ड स्टेट के डिप्लोमेटिक इनवॉइस के मामले में और उनको दी गई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज के मामले में। बहरहाल आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट के लिए अब आप अजनबी नहीं है और वो आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है और आप उसके साथ एक कर्टियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपने उसको जो दूसरा जो मोड है डीजियो रिकग्निशन उसकी तरफ आते हैं। जब समटाइम जब आपने उसको डिफेक्टो रिकग्निशन आपने दी हुई है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उसको डीजियो रिकग्निशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डीजियो रिकग्निशन से पहले डिफेक्टो रिकग्निशन भी दी जाए, ये भी अपने जेहन में क्लियर कर लें। ये कोई डिफेक्टो रिकग्निशन देना या डीजियो रिकग्निशन के लिए कोई कंडीशन कंडीशन नहीं है। आप अगर किसी स्टेट को उसके बारे में उसके उसके स्टेटस के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में 110% इफ यू आर श्योर कि वो बिल्कुल वो स्टेबल है, तो आप उसको डायरेक्ट डीजियो रिकग्निशन भी दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को टर्की ने, चाइना ने, ईरान ने डायरेक्ट उन्होंने इसको डीजियो रिकग्निशन दी। तो डिफेक्टो रिकग्निशन अगर आपने दी है और उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं तो डीजियोर में कन्वर्ट कर सकती है। और अगर आप किसी स्टेट नई नई बनने वाली स्टेट के बारे में आप बिल्कुल जो है वो आपको श्योर है कि वो स्टेट इंटरनेशनल लॉ के तहत अपनी एक तो उसने एट्रीब्यूट सारे अटेन कर लिए हैं ऑफ स्टेटहुड, और प्लस वो शी इज रेडी एंड विलिंग टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो आप डायरेक्ट उसको डीजोर रिकग्निशन भी दे सकते हैं। फर्क क्या पड़ता है डिफेक्टो डीजोर रिकग्निशन में? पहला फर्क तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डिफेक्टिव रिकग्निशन वंस ग्रांटेड कैन बी विड्रॉन, कैन बी टेकन बैक, आप उसको वापस भी ले सकते हैं। बट डिजोर रिकग्निशन वंस गिवन और वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी टेकन बैक, आप इसको फिर वापस नहीं ले सकते हैं। पहला बड़ा फर्क तो ये है। दूसरा फर्क ये है कि डिफेक्टिव रिकग्निशन आपने जिसके साथ जिस स्टेट को दी है, आप यू कैन नॉट एंटर इनटू फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और फुल डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स विद दैट स्टेट। लेकिन जिसको आपने डीजोर रिकग्निशन दी है, आप उसके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और फिर एक चीज और भी है जिससे फर्क पड़ता है कि यूजुअली जो स्टेट प्रैक्टिस है वो ये है कि जो डिफेक्टो रिकग्नाइज्ड स्टेट्स होती हैं उनके डिप्लोमेटिक एनवॉइस को, उनके डिप्लोमेटिक जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको वो इम्यूनिटीज और वो डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस उनको नहीं दिए जाते जो डीजो रिकग्नाइज्ड स्टेट्स के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्टेट प्रैक्टिस वेरी करती है। अगर आप यूके की प्रैक्टिस को देखें तो यूके में इस मामले में कोई फर्क नहीं देखा रखा जाता है। आइदर द रिप्रेजेंटेटिव इज फ्रॉम डिफेक्टो रिकग्नाइज्ड स्टेट और फ्रॉम डीजो रिकग्नाइज्ड स्टेट, दे एंजॉय द फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। वहां पर इस चीज का फर्क नहीं जो है किया जाता। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इस मामले में फर्क रखती हैं। और इसके अलावा अगर एक स्टेट जो है वो डिफेक्टो रिकग्नाइज्ड है और वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी को वो किसी रिकग्नाइजिंग स्टेट के अंदर मौजूद किसी प्रॉपर्टी को वो लेना चाहती है, तो डिफेक्टो रिकग्नाइज्ड स्टेट जो है वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकती। और अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो एक थर्ड स्टेट में है या किसी रिकग्नाइजिंग स्टेट में है, वहां पर एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और डिफेक्टो डीजो रिकग्नाइज्ड दोनों ही स्टेट्स उसके बारे में क्लेम कर रही हैं कि इट मस्ट बी गिवन टू देम और दे डिजर्व द सेम टू बी टेकन, तो ऐसी सूरत में द क्लेम ऑफ द डिफेक्टो डीजो रिकग्नाइज्ड स्टेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिफेक्टो एंड डीजोर रिकग्निशन। अदरवाइज अगर हम देखें कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, तो डिफेक्टो रिकग्नाइज रिकग्निशन के बाद भी आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि यू मे एंटर इनटू ऑफिशियल इंटरकोर्स और ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट। अब आ जाइए उसकी तरफ, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, whenever there is change in the government of any state, तो
first of all keep one thing in mind, that this is their domestic concern, this is the issue of their domestic concern. हम वो किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट जाती है, हम उसके बारे में जो है हमारा एक तबसरा जो है एक हद तक कर सकते हैं। ये एक स्टेट का अंदरूनी मामला होता है, यहाँ पर हमारा उसमें इतना हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो स्टेट जाने, उसका उसके कानून जाने, उसके अवाम जाने कि क्या उसमें वो कैसे वो आई और क्या उसमें सारा मामला हुआ। और दूसरा जो इसमें जो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि व्हेन देयर इज चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, uh, the the natural or the juridical statehood of the state is not challenged, or not there is no change in that, so वो तो इशू होता ही नहीं है किसी सूरत में। एक स्टेट के पास स्टेटहुड उसका पूरा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो एज अ स्टेट वो मौजूद है, तो उसके अंदरूनी मामलात में जो कुछ होता रहे, हमें एक तो हमारा उससे कंसर्न नहीं, दूसरा जब हमें रिकग्निशन देनी है तो उस न्यू रिजीम को देनी है जो वहां पर आया है, उसके वहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि स्टेट की रिकग्निशन जो है दैट नेवर कम्स अंडर डिस्कशन इन सच अ सिचुएशन। द ओनली डिस्कशन is regarding the establishment, the survival of the new regime, और the entry of the new regime, सिर्फ उसके बारे में जो है वो बात होती है। उसके अलावा हमें स्टेट की इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऐसी सिचुएशन में वो हमारा मौजूद नहीं होती। अच्छा, जब स्टेट वो जो गवर्नमेंट जब नहीं बनती है, तो उस गवर्नमेंट के उसको उसको रिकग्निशन देना है या नहीं देना है, तो ये भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ये भी उनकी मर्जी है। अच्छा, एक बात और कि अगर तो एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट के अंदर चेंज आए, ये एक रूटीन की बात है स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजीम चेंज होते रहते हैं। अगर एक इफ देयर इज चेंज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वे, और थ्रू विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर कोई चेंज आता है, तो फिर उस सूरत में वो जो न्यू रेजीम है, जो न्यू गवर्नमेंट है, इवन उसके लिए रिकग्निशन फ्रॉम द अदर स्टेट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेलिटी। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अ मेयर फॉर्मेलिटी इज दैट। वो उसमें उनके उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बाकी स्टेट्स उसको रिकग्निशन भी दे। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट when the new regime enters into power through unconstitutional way या थ्रू रिवोल्ट। जब कोई आपने बगावत के जरिए, इनकलाब आ गया, उसके जरिए आपने गवर्नमेंट बनाई, तो उस वक्त ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको दूसरी स्टेट्स जो हैं वो रिकग्नाइज करें, उस वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना है, तो उस वक्त भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो ये देखती हैं कि क्या ये जो न्यू रिजीम है, वेदर इट विल बी एबल टू हैंडल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज, टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इश्यूज, और फिर वेदर इट विल बी एबल टू it will be capable to fulfill the obligations under international law, it will be capable to follow or observe the international rules, etc etc। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट चीज ये भी देखी जाती है कि क्या जो लोग हैं, whether this new regime has control and authority over the people in the territory, उसके ऊपर इनका कंट्रोल भी है या नहीं, और लोग भी इनको वेलकम कहते हैं या नहीं। ये सारी चीजें जहन में रखी जाती हैं। और अगर आप ऐसी रजीम को, अगर आप ये देखते हैं कि ये सारी क्वालिटीज में है, लोग भी इनको वेलकम कर रहे हैं, और ये जो न्यू रजीम ये बना है, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत, ये ऐसे लोगों की हुकूमत है जो इंटरनेशनल लॉ के तहत अपनी ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करेंगे, जो आपके इश्यूज हैं उनको भी ये रिजॉल्व करेंगे, तो फिर तो रिकग्नाइज करने में कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको इस बारे में कोई उनको शको शुबा हो, तो फिर रिकग्निशन में बी ग्रांटेड एज डिफेक्टो। वो डिफेक्टो रिकग्निशन जो है फिर वो आप दे सकती हैं, और अगर आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम के सफिशिएंट स्टेबिलिटी हैज बीन एक्वायर्ड बाय द सेड regime, तो दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू डी ज्योर। लेकिन अगर आपको लगता है डे वन से ही लगता है कि बड़ी एस्टेब्लिश्ड, बड़ी जिसको कहे स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट है, तो ठीक है, आप उसको डायरेक्ट डी ज्योर रिकग्निशन भी दे सकते हैं। और जब डिफेक्टो डी ज्योर के फर्क की बात करते हैं, तो उसमें जो बेसिक फर्क, वो जो मैंने अभी आपसे बात की कि इफ देयर इज सम प्रॉपर्टी इन द रिकग्नाइजिंग स्टेट,
or and both de facto and de jure are going to make the claims over that property. To claim of de facto recognized is ignored usually, and the claim of de jure recognized state is preferred. जैसा एक यहाँ पर I would like to discuss a case of Haile Selassie versus Cable and Wireless Co. Cable and Wireless Limited. इस केस के अंदर फैक्ट्स तो इसके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आई विल मैं आपको ब्रीफली जो है इसके बारे में बताती हूँ कि एबिसीनिया के ऊपर जब इटली ने अटैक किया और वहां पर अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, तो यूके ने उसको 1924 में उसको डिफेक्टो रिकग्निशन दी। और एक जो कंपनी थी जो यूके के अंदर थी, केबल एंड वायरलेस लिमिटेड, उसके उसका चूंकि एक ट्रीटी थी विद हेल सेलासी, विद द गवर्नमेंट ऑफ हेल सेलासी, और हेल सेलासी चूंकि भाग के यूके में आ चुका था, सो उसने क्लेम किया कि जो वो जो पैसे हैं जो बकाया देने हैं कंपनी ने गवर्नमेंट उसको एबेसिनियन गवर्नमेंट को, तो बीइंग द हेड ऑफ being the de jure recognized head of that state, that must be given to me. याद रखिए कि 1924 में जिस वक्त ये बात हो रही है, जिस वक्त का ये केस है, तो उस वक्त यूके की हुकूमत ने एबिसीनियन कंट्रोल, एबिसीनिया के ऊपर जो हेल सलासी की गवर्नमेंट थी उसको डिजोर रिकग्निशन दी हुई थी, और जो इटालियन कंट्रोल था और जो उसको डिफेक्टो रिकग्निशन दी हुई थी। तो यहाँ पर हेल सलासी का कहना ये था कि चूंकि मैं डिजोर रिकग्नाइज्ड हेड हूँ, तो इसलिए वो पैसे मुझे मिलने चाहिए। बहुत मुख्तसर बात करते हुए आपको बताऊंगी कि जो इब्तदाई जो उसकी हियरिंग हुई और उसके बाद जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, दैट वाज इन फेवर ऑफ हेल सलासी के ठीक है, ये डीजोर रिकग्नाइज्ड चूंकि हेड यही है, तो इट मे बी गिवन टू हेल सलासी बीइंग द डीजोर रिकग्नाइज्ड हेड। लेकिन जब ये केस उसमें अपील में गया, तो मीनवाइल चूंकि यूके गवर्नमेंट ने एबिसिनियन कंट्रोल को डीजोर रिकग्निशन दे दी थी, और अब डीजोर रिकग्नाइज्ड हेड जो था वो जो इटालियन कंट्रोल जिसने हासिल किया हुआ था एबिसिनिया के ऊपर, तो वो फिर उसको उसके उसके क्लेम को प्रेफर किया गया, वो पैसे फिर उसको दिए गए, क्योंकि अब हेल सेलासी डीजोर रिकग्नाइज्ड हेड नहीं रहा था। तो अगर ये क्लैश हो डिफेक्टो डीजोर के दरमियान रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी एनी एसेट्स, तो क्लेम जो है डीजोर रिकग्नाइज्ड हेड का वो हमेशा प्रेफर किया जाता है। जब हम बात करते हैं इसकी रिकग्नाइज करने के क्या तरीके होने चाहिए, तो वो बिल्कुल वही वाले तरीके हैं कि आपने उसको फॉर्म्स उसकी वही हैं। आप एक्सप्रेसली भी रिकग्नाइज कर सकते हैं न्यू गवर्नमेंट को, आप थ्रू नोटिफिकेशन रिकग्नाइज कर दें, आप थ्रू डिक्लेरेशन कर दें, या आप उसके साथ एंटर, if you enter into relationship, if you receive the head of that state, or if you yourself visit that state, और आप उस स्टेट के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ आप अगर उसके साथ जो है वो कोई ट्रीटी साइन करने के लिए विलिंगनेस अपनी शो करते हैं, तो ये जाहिर हो जाता है कि आपने अगर डायरेक्टली नहीं तो इम्प्लाइडली आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया। यानी वही जो स्टेट रिकग्निशन की फॉर्म से एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड सेम आर इन केस ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर भी आप एक्सप्रेस रिकग्निशन भी दे सकते हैं और इम्प्लाइड रिकग्निशन भी दे सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप के हवाले से एक चीज और भी है कि जब एक नई गवर्नमेंट बनती है एक स्टेट के अंदर, तो समटाइम्स ट्रीटीज के हवाले से जो आपने पिछली गवर्नमेंट के साथ की हुई थी, उनकी एग्जीक्यूशन के हवाले से सवालात उठते हैं कि वेदर दे विल बी एग्जीक्यूटेड नाउ एज बिफोर और दे विल बी सस्पेंडेड। तो यूजुअली जो पर्सनल ट्रीटीज होती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। बास औकात बास ट्रीटीज जो होती हैं, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन आपको लगता है कि जो न्यू रेजीम है वो आपके साथ उस तरीके से नहीं चल सकता, या उसकी आपके साथ उस लेवल की आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसे ट्रीटीज चूंकि एक बात जहां पे और भी दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड कि सच ट्रीटीज आर नॉट टर्मिनेटेड, दे आर जस्ट सस्पेंडेड। टर्मिनेट क्यों नहीं करेंगे आप उनको? क्योंकि आपने वो ट्रीटी स्टेट के साथ की थी और स्टेट तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं है आपके लिए, तो आप सिर्फ उनको सस्पेंड कर देते हैं। ऐसी ही एक जो है एग्जांपल, वो जब फिजी के अंदर कर्नल रबुका की गवर्नमेंट आई, और ये जनाब बात है 1987 की। 1987 में फिजी के अंदर कर्नल रबुका की गवर्नमेंट आई, तो इंडिया ने उसको उस रिजीम को रिकग्नाइज नहीं किया।
अब उस वक़्त फिजी के साथ इंडिया की कुछ ट्रीटीज़ थी, ट्रेड ट्रीटीज़ थी और कुछ और उनके उनके कुछ मामलात थे। तो चूँकि उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट दोज़ ट्रीटीज़ वर सस्पेंडेड। और फिर जब हालात दुरुस्त हुए या जब फेवरेबल हुए तो फिर उन ट्रीटीज के ऊपर दोबारा अमल किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब नया रिजीम बना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बना, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट बना, तो ऐसी सूरत में समटाइम ट्रीटीज जो हैं दे आर सस्पेंडेड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल दे मे बी एग्जीक्यूटेड वंस अगेन। तो इस तरीके से हमने रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट को भी डिस्कस कर लिया और मोड्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टेट भी हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपके ऊपर क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।